हाय एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर एंड वेलकम बैक टू माय लेक्चर सीरीज़। आज का हमारा क्लास 4 है ऑफ 100 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। 30 रूल्स हम लोग कर चुके हैं पहले की 3 क्लासेस में। मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती रहती हूँ एंड आई कैन सी कि आप लोगों को वो लेक्चर्स में जो भी हमने पढ़ा है अच्छे से समझ आया है। सिर्फ 30 रूल्स हमने नहीं पढ़े हैं, उसके अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो हम लोग को कवर कर चुके हैं, है ना। तो आज हम लोग रूल 31 से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन द क्लास। चलिए रूल नंबर 31 पे आते हैं। अब रूल नंबर 31 क्या कहता है? बोथ एंड नॉट कैन नॉट बी यूज टुगेदर। अब पहले एक चीज़ बता दूं, जो आज की हमारी क्लास है ना स्टूडेंट्स, इसमें हम सिर्फ ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं समझेंगे कि वर्ब को यहाँ ऐसे यूज़ करना है, एडजेक्टिव को यहाँ ऐसे यूज़ करना है। यहाँ पे हम और बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं कि कौन से वर्ड के साथ क्या यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल हमें एज कैसे यूज़ करना होता है, बोथ का करेक्ट यूजेज क्या है, ठीक है। फिर कौन से वर्ड्स हैं जो यहाँ वर्ब्स हैं कि जिनका किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से नहीं किया जाता। तो ये आपकी जो कम्युनिकेशन है, जब आप बातचीत करते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप लोग ग्रामेटिकल एरर्स करोगे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 31 क्या बोला है? बोथ एंड कैन नॉट बी यूज टुगेदर। पॉइंट क्या है कि ये जो बोथ है, जब हम बोथ वर्ड का यूज करते हैं सेंटेंस में, हम बोथ वर्ड का यूज करते हैं सेंटेंस में, तो हमें पता है बोथ किसके लिए लगता है? दो के लिए, है ना। मतलब जिस भी नाउन को या जिस भी चीज़ को ये बोथ रेफर कर रहा है, जिस भी पर्सन प्लेस थिंग को रेफर कर रहा है, वो दो होनी चाहिए, है ना। अब क्या कहता है कि बोथ वाला जो सेंटेंस है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं हो सकता मतलब उसमें नहीं आ सकता, नॉट नहीं आ सकता। बस इतना सिंपल सा पॉइंट है। तो कभी भी आपको सेंटेंस करेक्शन आए, एरर डिटेक्शन आए, उसमें आपको देखिए कि सेंटेंस में बोथ है, लाइक बोथ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और उसमें नो दिया है, नॉट दिया है, तो आपको वहीं पे पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर मुझे करेक्शन करना है। अब देखो क्या है, यहाँ पर दो सेंटेंस हमारे पास लिखे हैं। क्या बोला है फर्स्ट में? बोथ राम एंड श्याम आर नॉट गोइंग टू विजिट दिस प्लेस। राम और श्याम दोनों ही इस जगह पर नहीं जा रहे। अब हम सिंपली कह सकते हैं कि राम और श्याम नहीं जा रहे, ठीक है। अब हम जब हमने बोथ लगाया है तो याद रखना यहाँ पर ये नहीं आएगा। तो अब हम इस सेंटेंस को करेक्ट कैसे करेंगे? तो जब मैंने आपको बताया था कि हम लोग नीदर नॉर यूज़ करते हैं, है ना। नीदर नॉर का यूज़ कब करते हैं? जब हम दो चीज़ों की बात करते हैं, दो नाउन्स की बात करते हैं, दोनों में से कोई एक भी कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। नीदर और नॉन, पहला भी नहीं दूसरा भी नहीं। तो जब दोनों ही नहीं कर रहे हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो उस वक्त हम नीदर नॉर लगाएंगे, ना कि बोथ। बोथ हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेज में आएगा, बस इतना सा पॉइंट है। तो जब दो लोग कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक भी नहीं कर रहा है, तो यू शुड यूज़ नीदर दिस नॉर दैट। तो इस सेंटेंस को आप एक्चुअल में कैसे लिखना चाहोगे या एक्चुअल में कैसे बोलना चाहिए आपको? नीदर राम नॉर श्याम इज गोइंग टू विजिट द प्लेस। ये करेक्शन है, यहाँ पर गलती है, ठीक है। समझ आ गया फर्स्ट रूल सबको? बहुत सिंपल सा रूल था ये। आ जाते हैं हम लोग सेकेंड रूल पे, रूल नंबर 32 आज की क्लास का। रूल नंबर 32 में हम लोग करेंगे यूजेज ऑफ हु एंड हुम। अब यूजेज ऑफ हु एंड हुम हमें पता है, जनरली अगर हम बोले तो ये इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं। हु और हुम हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हु आर यू, हुम आर यू टॉकिंग टू, ऐसे करके इंटेरोगेशन में हम इसको यूज़ करते हैं जनरली। अब ये जो दो वर्ड्स हैं, इनको हम इंग्लिश ग्रामर में देखें तो क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। कौन से प्रोनाउंस हैं ये? रिलेटिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है, और इनका एज रिलेटिव प्रोनाउंस ही मैं आप लोगों को यूज़ आज की क्लास में करवाने वाली हूँ। अब ये रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस आर एक्चुअली द वर्ड्स विच आर यूज्ड एज कंजंक्शंस, ठीक है, जिनका हम यूज़ एज कंजंक्शंस करते हैं सेंटेंसेस में। कंजंक्शंस का मतलब क्या होता है? जॉइनिंग वर्ड्स। दो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए जिन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को क्या करते हैं? रिलेट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। डन। अब रिलेटिव प्रोनाउंस बहुत सारे हैं। आज की क्लास में मैं आपको कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस करवा रही हूँ? हु और हुम। बाकी के भी मैं आपको करवाऊंगी आगे, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस होते कौन कौन से हैं? मेजरली हमें कौन से पढ़ने हैं? एक तो हु और हुम जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ, उसके अलावा हुज होता है, दैट होता है, विच होता है, व्हाट होता है। अब आप बोलोगे ये जो वर्ड्स हैं, ये WH वर्ड्स, ये तो इंटेरोगेटिव्स होते हैं, इनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस भी बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में नहीं, सेंटेंस को जोड़ने के लिए, किस तरह के सेंटेंस को, किस तरह के नाउन को रिलेट करने के लिए इन प्रोनाउंस का यूज़ होता है, वो आपको सीखना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आप लोग एग्जाम्स देते हो और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउंस के बेसिस पे बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। आपने देखा होगा अक्सर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, विच, दैट, हु, हुम, तो उसमें से कौन सा चूज़ करना है, बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। विच और दैट को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स में। तो ये सब चीज़ें हम लोग इन्हीं रूल्स के साथ क्लियर करेंगे, ठीक। फिलहाल हम लोग कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? यूजेज ऑफ हु और हुम। ओके, सो
हु और हूम एज रिलेटिव प्रोनाउंस। पॉइंट नंबर 1 जो हमें याद रखना है, हु और हूम कैसे नाउन को रिलेट करने के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि हमें पता है प्रोनाउन है तो प्रोनाउन किसके लिए लगाया जाएगा या किसको रेफ़र करेगा, किसी नाउन को ही रेफ़र करेगा। तो ये कैसे नाउन के लिए, जो नाउन क्या हो, एक पर्सन हो, मतलब एक लिविंग पर्सन होना चाहिए, उसी के लिए हम हु हुम लगाते हैं। क्योंकि नाउन कैन बी अ थिंग, नाउन कैन बी एन एनिमल, नाउन कैन बी अ प्लेस, नाउन कैन बी एन आइडिया। नाउन तो किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, लेकिन सिर्फ पर्सन के नाम के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हु और हुम लगाते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि ये जो हु है ये कैसे नाउन के साथ लगेगा, जो क्या होगा, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वो नाउन जो सेंटेंस में एज सब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, द डूअर ऑफ एन एक्शन वी कैन से, है ना, तो वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और ये जो हुम है ये कैसे पर्सन को रेफर करता है, जो सेंटेंस का क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर सब्जेक्ट के एक्शन का असर पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गए 2 पॉइंट्स जो इनके बारे में आपको पता होने चाहिए। और इधर से ही आपका जो मेजर क्या कह सकते हैं कि यूजेज है हु और हुम की, वही निकल जाएगी। यहाँ तक सबको समझ आ गया। तो अब हम लोग कुछ सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंस देखते ही समझ आ जाता है हमें कहाँ हु लगना है, कहाँ हुम लगना है। सेंटेंस नंबर 1, ही इज द बॉय डैश हेल्प्ड द पुअर। ऑप्शंस आपके पास यही 2 हैं, हु और हुम। ठीक है, देखते जाओ क्या आना चाहिए। He is the boy dash you dash you have helped. Now we have 2 sentences, थोड़े बहुत सिमिलर भी हैं। और हमारे पास यहाँ पर नाउन क्या है, कौन से नाउन के लिए हमें हु और हुम लगाना है, द बॉय के लिए। ठीक है, हु और हुम एज रिलेटिव प्रोनाउन कब यूज़ होते हैं, जब इनका एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब जो इससे पहले वाला नाउन दिया है, जो पहले वाला वर्ड दिया है, इसको रेफर करते हैं और अगले पार्ट ऑफ सेंटेंस, जैसे कि ये वाला पार्ट ऑफ सेंटेंस है, इससे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, यूजेज। अब बताओ कौन से वाले में क्या आना चाहिए, कौन से वाले में क्या आना चाहिए, सेकंड वाले में क्या आना चाहिए। तो फर्स्ट सेंटेंस व्हेन वी सी क्या है, ही इज़ द बॉय डैश हेल्प द पुअर। अब पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये जो बॉय जिसके लिए मैंने हु या हुम लगाना है, ये पर्सन है। पॉइंट नंबर 1 करेक्ट। अब ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है या ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा ये वाले पार्ट ऑफ सेंटेंस से। ये वाले पार्ट ऑफ सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है, जो काम किया जा रहा है, अगर वो यही वाला पर्सन करता है तो यहाँ पर क्या लगेगा, हु लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द बॉय हु हेल्प द पुअर। पुअर की हेल्प कौन कर रहा है, यही बॉय तो कर रहा है, तो मतलब ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, तो यहाँ पे लगेगा हु, है ना। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज़ द बॉय डैश यू हैव हेल्प्ड। ये वही लड़का है जिसकी तुमने मदद की। यहाँ पे भी मदद की गई, लेकिन मदद किसने की है, यू ने। यू क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यू हैव हेल्प्ड हुम, किसकी मदद की, इस बॉय की। तो यू के एक्शन का असर इस पर पड़ा, तो ये यहाँ पर ये बॉय क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर आप लोग क्या लगाओगे, हुम लगाओगे। बस इतनी सी बात है जो क्लियर करना ज़रूरी है। ठीक है, ये समझ आ गया हु और हुम का डिफरेंस। हु लगता है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, सब्जेक्ट इज बेसिकली डूअर ऑफ एन एक्शन। ठीक है, उसके बाद होम किसके लिए लगता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के लिए यूज़ किया जाता है। और ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सब्जेक्ट के एक्शन का असर जिस पर पड़ रहा है या सब्जेक्ट का जो एक्शन है वो क्या है, वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये आपका हो गया सेकेंड, रूल नंबर 32। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 33। ओके, 33 रूल में हमको पढ़ना है प्रेपोजिशंस फॉर और सिंस का यूज़। सिंस और फॉर जब हम सिंपली प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, हम टाइम के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे इनके और यूजेस भी होते हैं एज प्रेपोजिशंस। आपने प्रेपोजिशंस का टॉपिक पढ़ा है तो आपने पढ़ा ही होगा, बट एज प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, सिर्फ टाइम के लिए हम सिंस या फॉर को कब इस्तेमाल करते हैं, हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है और काफ़ी को अच्छे से समझ भी आ जाता है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये हम टेंस में बेसिकली पढ़ते हैं। तो देखो, जब हम बात करते हैं फॉर और सिंस की, ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि इनका यूज़, ये छोड़ो अभी,
पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि टाइम के लिए, जब हम टाइम के लिए सिंस या फॉर लगाते हैं तो इनका यूज़ परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट हो, इस तरह के जो टेंस होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। ये टेंस कौन से होते हैं? जहाँ पे आप हैज़, हैव, हैड का यूज़ करते हो, हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन, इसका यूज़ करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, जो फॉर है उसका यूज़ हम कब करते हैं? टू शो ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम का क्या मतलब हुआ कि जब आपको पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेस करना है, फॉर एग्जांपल 2 घंटे, 4 दिन, 4 महीने, 5 साल, 15 महीने, 15 मिनट, कुछ भी हो गया, जब ड्यूरेशन एक्सप्रेस करते हो आप तो आप फॉर लगाते हो। और सिंस आप तब लगाते हो जब आपको एग्जैक्ट टाइम पता हो, पॉइंट ऑफ टाइम पता हो। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम एज इन, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 4 घंटे, मैं बोल रही हूँ 4 बजे, एग्जैक्ट 4 बजे, ठीक है। 15 साल नहीं बोल रही, एग्जैक्ट ईयर का नाम बोल रही हूँ मैं, लेट्स से 2020, ठीक है। मैं कुछ महीनों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एग्जैक्ट मंथ का नाम बोल रही हूँ, लेट्स से जनवरी, फरवरी, ऐसा करके। तो जब मैं पॉइंट ऑफ टाइम बताती हूँ, मैं एग्जैक्ट बताती हूँ कि कौन सा टाइम है, कौन सा महीना है, कौन सा दिन है, कौन सा मिनट है, तो वो क्या होता है? आपका सिंस एक्सप्रेस करता है, ठीक। और इनको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में यूज़ करते हैं क्योंकि ये पास्ट से लेके अभी तक या फिर पास्ट से लेके जो एक्शंस की फर्दर कंटिन्यूटी होती है ये वो एक्सप्रेस हमको करते हैं, ठीक। चलो, ये हमको इसका यूजेज समझ में आ गया। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल्स करते हैं और आप लोग मुझे आंसर बताओगे कि क्या होना चाहिए, मतलब गेस करो आप लोग। ऑब्वियसली आंसर तो यहाँ पे मैं ही लिखूँगी। देखो, फर्स्ट सेंटेंस, ऑप्शन सिंस फॉर चूज करो, क्या आना चाहिए? चलिए, सो ये हो गए आपके 3 सेंटेंसेस। नाउ टेल मी किस में क्या आना चाहिए, किस में सिंस, किस में फॉर आना चाहिए। तो आई गेस आप लोगों ने कर लिया होगा अभी तक। देखो क्या है, आई हैव बीन वर्किंग हियर डैश 2016, एग्जैक्ट नाम बोला है 2016, क्या हो जाएगा? सिंस हो जाएगा। नेक्स्ट, वी हैड बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स डैश 2 hours, 2 hours क्या हो गया? ड्यूरेशन हो गया, तो यहाँ पे क्या लगेगा? फॉर लगेगा। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज़ बीन लिविंग हियर डैश चाइल्डहुड, बचपन से, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन को एक नाम दे दिया चाइल्डहुड, एडल्टहुड, ऐसा करके, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? सिंस लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? सिंस और फॉर का एग्जैक्ट यूजेज। आई गेस यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 34 देखते हैं। और जब हमारा ये 100 रूल्स ख़त्म हो जाएंगे ना, क्योंकि आप लोग सोचते होगे कि मैम प्रैक्टिस नहीं करवा रही है, सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस करवाते हैं और आगे बढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं है। एक बार आपके ये 100 रूल्स ख़त्म होंगे तो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के सेट्स प्लस सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स मैं आप लोगों को ज़रूर करवाऊंगी और यही यूट्यूब पर ही करवाऊंगी, जिससे जितने रूल्स हमने पढ़े हैं उसका यूजेज भी आप लोग सीखो, और येस उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको सीखने को मिल ही जाएंगी, है ना। तो चलो नेक्स्ट रूल पे आते हैं, इंपॉर्टेंट वन। देखो क्या बोला है, ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ। व्हेनेवर वी यूज़ नॉर्मल प्लेसेस लाइक स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, जेल, कोर्ट, टेम्पल, मॉस्क, यूनिवर्सिटी, ये सारी जगहों की हम लोग बात करते हैं। इनमें से काफ़ी सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जैसे आपका स्कूल, टेम्पल, लाइब्रेरी, ये सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो ये जब हम नॉर्मल प्लेसेस की बात करते हैं तो कई बार हम इन प्लेसेस के नाम के साथ, लेट्स से चर्च, लेट्स से टेम्पल, हम इसके साथ आर्टिकल द यूज़ करते हैं और कई बार नहीं करते हैं। तो ये रूल वही कह रहा है कि कब इन वर्ड्स के साथ आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है और कब आर्टिकल द का
यूज़ नहीं करना आर्टिकल्स। तो सबको पता है क्या होते हैं, ए एंड और द होते हैं आपके आर्टिकल्स जो किसी भी नाउन से पहले लग के उसको स्पेसिफाई करते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 34। अब कैसे समझ में आएगा कि कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है। तो अगर ये जो वर्ड्स मैंने आप लोगों को दिए हैं, ठीक है, ये जो वर्ड्स आप लोगों को यहाँ दिख रहे हैं, जो नॉर्मल प्लेसेस आप लोगों को दिख रही हैं, अगर सेंटेंस में इनका यूज़ बिल्कुल वही बताया है जो इनका यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल टेंपल हम क्यों जाते हैं, वर्शिप के लिए। लाइब्रेरी हम क्यों जाते हैं, पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए। स्कूल हम क्यों जाते हैं, पढ़ने के लिए, है ना। तो ये जो जगह है जिसका यूजेज वही दिया है जिसके लिए वो बनाई गई है, तो वो हम उसका बोलते हैं प्राइमरी यूजेज। तब उसके साथ आर्टिकल द नहीं लगता है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 क्या है कि जब ये वर्ड्स का यूजेज ऐसा दिया हो कि जिसके लिए नहीं बनाए गए वैसा यूज़ दे दिया हो, जिसके लिए नहीं बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, वो चर्च तुम्हारे घर के साथ है, ठीक है, वो वाला चर्च जो तुम्हारे घर के साथ है। अब इसमें चर्च वर्ड तो यूज़ हुआ, लेकिन चर्च वर्ड का यूज़ वो नहीं बताया गया जिसके लिए चर्च है। चर्च किसके लिए, वर्शिप के लिए। तो वो उसका प्राइमरी पर्पस नहीं बताया हमने उसको ऐसी एज सेकेंडरी वर्ड यूज़ कर लिया कि वो चर्च जो तुम्हारे घर के साथ है। फिर उसके बारे में फर्दर कोई बात हो रही है, उस वक्त उस पब्लिक इंस्टीट्यूशन के नेम के साथ, उस नॉर्मल प्लेस के नेम के साथ हम आर्टिकल द लगाते हैं। आई विल राइट सम एग्जाम्पल्स हियर, आपको समझ में आएगा, देखना अभी, ठीक है। He goes to the temple to worship, ठीक है। Now this is your first sentence. Next, second sentence. The temple next to your house is very ब्यूटिफुल, लेट्स से, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड सेंटेंस। अब हम लोगों ने यहाँ पे नोटिस क्या करा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे भी द टेम्पल लिखा है, यहाँ पे भी द टेम्पल लिखा है, लेकिन क्या यहाँ पर द टेम्पल दोनों सेंटेंसेस में यूजेज सही है? तो पहले सेंटेंस में द नहीं आएगा, दूसरे में आएगा। रीज़न, प्राइमरी पर्पस, सेकेंडरी पर्पस। प्राइमरी पर्पस मतलब यहाँ पर टेम्पल का यूज़ क्या हुआ है, उसका प्राइमरी पर्पस बताया कि टेम्पल का यूज़ वर्शिप करने के लिए ही हुआ है। टेम्पल जाया जा रहा है वर्शिप करने के लिए ही, उसका प्राइमरी पर्पस मेंशन्ड है। नेक्स्ट एक सेंटेंस में हम लोग देखें, यहाँ पे टेंपल की बात तो की गई है, लेकिन उसका प्राइमरी पर्पस नहीं बताया कि टेंपल में वर्शिप करने के लिए जा रहे हैं। इन जनरल वैसे बोल दिया है कि वो टेंपल जो तुम्हारे घर के नेक्स्ट है, तुम्हारे घर के आगे है या साथ में है, वो काफ़ी सुंदर है, ऐसा करके। तो यहाँ पर टेंपल का प्राइमरी पर्पस नहीं बताया, तो उस वक्त हम इन वर्ड्स के साथ आर्टिकल द लगाते हैं। तो ये जो भी वर्ड्स आपको दिए हैं बिल्कुल ऐसा ही इनका यूज़ होता है, कब इनके साथ आर्टिकल द लगता है, कब नहीं लगता है। आई गेस दिस वन इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 35 देखिए आप लोग, ये भी रूल भी इम्पॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी होता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए। अब देखो क्या बोला है, ये जो वर्ड्स आपको यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि कौन से, इंजॉय, अवेल, एब्सेंट, प्राइड, एडजस्ट, रिकनसाइल, एक्विट, अम्यूज, हर्ट, चीट, रिजाइन, अवेंज, अवर्ट, अप्लाई, अडैप्ट, ये जो वर्ड्स आपको दिए हैं, पॉइंट क्या है कि जब इन वर्ड्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा होता तो उस वक्त हम इनके साथ क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लगाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। यू कैन सी अ वर्ड हियर, हम इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं जब ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो बाकी सारी बातें बाद में, पहले तो समझो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। सबको पता है प्रोनाउंस क्या होते हैं, नाउन को रेफर करने के लिए होते हैं, है ना। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जब एक नाउन या एक प्रोनाउन खुद को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्ड खुद को रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, माई सेल्फ बोल के, है ना। शी वर्ड खुद को रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, हर सेल्फ बोल के, है ना। दे वर्ड खुद को रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, देमसेल्व्स बोल के। वन खुद को रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, वन सेल्फ बोल के। वी खुद को रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, आवर सेल्व्स बोल के, है ना। तो
तो ये जो वर्ड्स होते हैं जहाँ हम सेल्व्स लगा रहे हैं, जो प्लूरल होता है वहाँ पे सेल्व्स लगता है, ठीक है। इन वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जो हम खुद को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब पॉइंट है कि इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज़ कब किया जाता है मेजरली, जनरली जो हम करते हैं हमें पता है, ठीक है, कि मैंने कोई काम खुद ही से किया या मैंने कोई काम खुद ही किया, उसने वो काम खुद ही किया, तो उसके लिए हम लोग लगा देते हैं हर सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जो आपको लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिया है, इनके साथ कभी लगता है कभी नहीं लगता, वही हम लोगों को सीखना है। अब कब लगता है ये बोला गया है, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज मिसिंग, व्हेन देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। हमें पता है कि जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है ना। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, किसका, वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है कि एक्शन का असर किसके ऊपर पड़ रहा है। तो जब ये वाले वर्ब्स आपको दिए होते हैं, ये जो वर्ब्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये वर्ब्स दिए होते हैं और इनके बाद आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, तो आप इस सब्जेक्ट को यहाँ पर क्या करते हो, ऑब्जेक्ट बना देते हो। ऑब्जेक्ट बना देते हो मतलब इसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देते हो। कैसे करते हो, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, हर्ट की, ठीक है। 3 सेंटेंसेस लिखूंगी, आप लोग बताओगे कौन सा सही है, ठीक है। I hurt, ठीक है, I hurt her, I hurt myself, ठीक है। यू हैव 3 सेंटेंसेस। अब जल्दी से गेस करो कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब मुझे पता है सबका जवाब आएगा, मैम पहला वाला तो इनकम्प्लीट लग रहा है, गलत है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, और आप लोग इसमें सही भी हो। लास्ट वाले 2 सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं, पर कैसे, बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। देखो, हर्ट वर्ड ऐसा वर्ड है कि जिसको अपने साथ ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, मतलब हर्ट किया, किसको किया बताना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो सेंस नहीं बनाएगा, है ना। आई हर्ट, अब मैं हर्ट करूँगी तो ऑब्वियसली किसी ना किसी को तो करूँगी ना, है ना। मैं चीट करूँगी तो ऑब्वियसली किसी ना किसी को तो करूँगी। तो ऐसे वर्ड्स जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और अगर उनके साथ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिए होते तो हम उनको क्या कर देते हैं, ये जो सब्जेक्ट होता है ना, इसको ही इधर ऑब्जेक्ट बना देते हैं। आई का क्या बना देते हैं, माई सेल्फ बना देते हैं। तो आई हर्ट माई सेल्फ, अब ये सेंस बना रहा है, जैसे आपने बोला ये वाला सही है। अगर ऑब्जेक्ट दिया है, जैसे हर्ट के साथ यहाँ पर हर दिया है कि हर को हर्ट किया है, तो फिर ये सही है। समझ आई इतनी बात, सबको समझ आई? अगर आई तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और वर्ड ले लेते हैं, लेट्स से अम्यूज़। अम्यूज़ का मतलब क्या होता है, एंटरटेन करना, ठीक है, एंटरटेन करना, समझ के सब लोग। अब शी अम्यूज्ड और शी अम्यूज्ड हर लिटिल सन, ठीक। 2 सेंटेंसेस हमने लिखे, शी अम्यूज्ड हर लिटिल सन। नाउ फिर से मैं पूछ रही हूँ आप लोगों को कि बताओ इन दोनों में से कौन सा सही है, तो आप लोग बोलोगे सेकंड सही, फर्स्ट इनकम्प्लीट लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप अम्यूज़ करते हो तो किसी ना किसी को तो करोगे, या तो खुद को करोगे या किसी और को करोगे। एंटरटेन करते हो तो या तो खुद को करोगे या किसी और को करोगे। सेकेंड सेंटेंस में बताया है कि अम्यूज़ किसको किया, अपने छोटे बेटे को किया, है ना, लेकिन फर्स्ट में तो नहीं बताया। तो जब नहीं बताया होता तो वही ये रूल कह रहा है कि हम उनके साथ क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लगाते हैं। शी अम्यूज्ड, शी को यहाँ रिफ्लेक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। क्लियर टू एवरीबडी? सो दीज आर ऑल व्हाट the words with which we use reflexive pronouns when object is not available. इन सब words को object की ज़रूरत होती है, नहीं होगा तो आप इनके साथ क्या लगाओगे, reflexive लगाओगे। एक और word ले लेते हैं, enjoy। I enjoyed the party, ठीक है, I enjoyed इन द पार्टी। ये वाली एग्जाम्पल मैंने काफ़ी बार अपनी क्लासेस में भी करवाई हुई है, तो आप में से कोई मेरा स्टूडेंट होगा तो जानता ही होगा। देखो, आई इन्जॉयड द पार्टी, आई इन्जॉयड इन द पार्टी, क्या ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं? नाउ मोस्ट ऑफ यू विल से येस, ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस सही हैं, बट आई वुड से कि फर्स्ट वाला सही है, सेकेंड वाला गलत है। और सेकेंड वाला गलत क्यों है? क्योंकि सेकेंड वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं।
अब आप बोलोगे है तो है इन द पार्टी, तो इन द पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं है, द पार्टी ऑब्जेक्ट है। कैसे? जो आपका ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स, मैं छोटी छोटी जो चीज़ें बढ़ा रही हूँ, चाहे वीडियो रिपीट करके पढ़ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। समझो कि हम सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा आपको सेंटेंस में आंसर देता है हुम का, कि कोई एक्शन हुआ, किस पर हुआ, हुम, या फिर क्या हुआ, व्हाट। एक वर्ब के आगे जो वर्ड लगता है वो उसके लिए व्हाट और हुम का आंसर करता है। कैसे? आई लव आइसक्रीम। अब यहाँ पर आई लव व्हाट, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। आई लव हर, आई लव हुम, हर, तो ये हर भी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। समझे? ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के डायरेक्टली बाद लगता है, बीच में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता, वो इनडायरेक्ट हो जाता है। इन, ऑन, एंड, बिटवीन आए, इन, ऑन, एट, ये सब लग जाए तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो आई इंजॉयड व्हाट, द पार्टी। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, इंजॉय के साथ ऑब्जेक्ट है, रिफ्लेक्सिव नहीं लगेगा। आई इंजॉयड व्हाट नहीं बताया, यहाँ तो बताया आई इंजॉयड वेयर, कहाँ पे, इन द पार्टी। इन लग गया, प्रेपोजिशन लग गया, तो वेयर का आंसर मिल गया, पोजीशन का आंसर मिल गया। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम कंप्लीट कैसे करेंगे इस सेंटेंस को? आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी। समझ आया सबको? अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ, पहले नहीं था। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, तभी आपको समझ में आएगा कि इन सब के साथ हमें कब रिफ्लेक्सिव लगाना है, कब नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आपका आ जाता है रूल नंबर 36। ये आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आप गलती करते ही करते हो जब आप बातचीत करते हो, कम्युनिकेट करते हो। देखो क्या है, सर्टेन वर्ड्स लाइक सेपरेशन, एक्सक्यूज, मेंशन, फेवर, pardon, leave, report, cite do not take possessive case before them. इनके पहले possessive case नहीं लगता है। possessive case का मतलब क्या होता है? What do we mean by this possessive case? पहले तो ये समझो, फिर ही हमें समझ आएगा ना कि क्या है possessive case और क्यों नहीं लगता है। तो पहले समझते हैं what is this possessive case। अब देखो, जब मैं आपसे जनरल वर्ड्स में पूछूं या सिंपल वर्ड्स में मैं आपसे पूछूं कि पोजेसिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो हम क्या बोलते हैं? मैं बोलूं मैं उस चीज़ के लिए पोजेसिव हूँ, मैं उस पर्सन के लिए पोजेसिव हूँ, मतलब मैं उस पर ओनरशिप दिखा रही हूँ, मतलब मैं उसे कह रही हूँ कि वो मेरा है ना, उसे ओन करने की बात कर रही हूँ मैं, राइट? वही होता है पोजेसिव होना, कि कोई चीज़ को मैं बोल रही हूँ मेरा है। तो पोजेसिव केस वाले वर्ड्स कौन से हो गए? जो यही एक्सप्रेस करते हैं कि कोई चीज़ मेरी है। तो ये जो वर्ड्स हम हिंदी में बोले तो मेरा, तुम्हारा, उसका, ये जो वर्ड्स होते हैं कि किसको बिलोंग करता है, जो बिलोंगिंगनेस बताते हैं, वही आते हैं पोजेसिव केस में। ठीक है, जैसे आई के लिए बोलूँ तो माई हो गया मेरा, शी के लिए बोलूँ तो हर हो गया उसका, ही के लिए बोलूँ तो हिज हो गया उसका, दे के लिए बोलूँ तो देयर हो गया, यू के लिए बोलूँ तो योर हो गया, मेरा, तुम्हारा, उनका, उसका, इसका। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं पोजेसिव, जो किसी चीज़ पे ओनरशिप बताते हैं। ये मेरी बुक है, तो बुक पे मेरी ओनरशिप कौन सा वर्ड बता रहा है? मेरी बुक, है ना, मेरी वर्ड, राइट? ये मेरा पेन है, तो मेरा इस पेन पे हक कौन सा वर्ड बता रहा है? मेरा वर्ड, मतलब माय वर्ड। तो ये जो वर्ड्स होते हैं लाइक माय, योर, हिज, हर, है ना, देयर, एक्सेट्रा, ये जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं ओनरशिप बताने वाले, इन्हें हम पोजेसिव केसेस ऑफ प्रोनाउंस कहते हैं। अब पॉइंट क्या कहता है कि ये वाले जो वर्ड्स हैं इनसे पहले ये पोजेसिव केस नहीं लगता। फॉर एग्जांपल, मुझे बोलना हो मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, तो हम अक्सर बोल देते हैं आई वॉन्ट योर फेवर। तो ये फेवर वर्ड से पहले क्या लग गया? योर। योर का मतलब तुम्हारा, ये तो पोजेसिव केस है ना। लेकिन रूल तो कहता है कि फेवर के पहले पोजेसिव केस नहीं लगना चाहिए। तो इन वर्ड्स को यहाँ करेक्टली हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? आई वॉन्ट फेवर फ्रॉम यू। अब फेवर से पहले योर नहीं लगा है, ठीक है। मैं ऐसा लिख दूँ, योर सेपरेशन इज पेनफुल फॉर मी। तुम्हारी सेपरेशन मेरे लिए पेनफुल है। अगेन सेपरेशन वर्ड, यू कैन सी द फर्स्ट वर्ड, सेपरेशन से पहले पोजेसिव केस नहीं लगेगा। तो हाउ विल आई राइट इट? मैं कैसे लिखूंगी इसे? हम लिखेंगे इसे सेपरेशन फ्रॉम यू
इज़ पेनफुल फॉर मी। समझ आई बात? तो इन वर्ड्स का हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं। क्लियर हो गई? बस इतना याद रखना है, इनके डायरेक्टली पहले पॉजेसिव नहीं लगता। ठीक, सो दिस इज़ योर रूल नंबर 36। आई गेस दिस मच इज़ क्लियर टू एवरीबडी। मूविंग ऑन, रूल नंबर 37 देखो सब लोग। 37 में भी कुछ वर्ड्स दिए हैं और उन वर्ड्स के साथ एक पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ आपको मैं करवा रही हूँ, यूज़ ऑफ एज। कि हम लोग एज को, AS होता है जो आप एज यूज़ करते हो, कौन से शब्दों के साथ यूज़ करते हैं, कौन से वर्ड्स के साथ यूज़ नहीं करते हैं। क्या बोला है? यूज़ ऑफ एडवर्ब एज, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद देखेंगे सेकंड पॉइंट्स। एज कैन बी यूज एज एन एडवर्ब विद दीज गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स ये जो आपको दिए हैं यहाँ पर, ट्रीट, डिफाइन, रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिस्पेक्ट, पोर्ट्रे, व्यू, नो, डिपिक्ट, इन वर्ड्स के साथ हम लोग एज को लगा सकते हैं। जैसे हम लोग जनरली भी बोलते हैं ट्रीटेड एज दिस, है ना, रिस्पेक्टेड एज दैट, डिस्क्राइब्ड एज, डिफाइंड एज, हम लोग इसके बाद एज लगाते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, ये सेकंड पॉइंट हम लोग देखें कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम एज लगाते नहीं हैं, मतलब जिनके साथ एज नहीं लगता है, बट हमें वो बोलने में सही लगता है तो हम लगा देते हैं। तो हमें पढ़ते हुए भी सही लगता है, हम बोलते हैं यहाँ तो लगना है, बट नहीं लगता है। अब आप लोग सीखोगे। देखो, हाउएवर एज कैन नॉट बी यूज विद द फॉलोइंग वर्ड्स। कौन कौन से? इलेक्ट, हम बोलते हैं ना, ही इज़ इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट, रॉन्ग, ही इज़ इलेक्टेड द प्रेजिडेंट। ठीक, नेम, थिंक, कंसीडर, कॉल, मेक, चूज, अपॉइंट, ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ एज पढ़ने में सही लगता है, हमें लिखने में भी सही लगता है, बट नहीं होता है। आज के बाद ये याद रखना है। आई राइट 2 एग्जाम्पल्स, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ही इज रिगार्डेड एज द लॉर्ड ऑफ दिस प्लेस। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस हो गया आपका, ही इज रिगार्डेड एज द लॉर्ड ऑफ दिस प्लेस, सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2, ही इज नेम्ड एज द प्रिंस, लेट्स से, ऑफ दिस प्लेस। अब ये 2 सेंटेंसेस हैं। अब बोलोगे दोनों ही सही हैं, ही इज़ रिगार्डेड एज भी सही है, ही इज़ नेम्ड एज भी सही है, लेकिन हमने रूल में क्या पढ़ा कि रिगार्ड के साथ एज लगे तो सही, लेकिन नेम के साथ एज पढ़ने में सही लगता है, गलत होता है ग्रामेटिकली। तो आप इसको एक्चुअली करेक्टली कैसे बोलोगे? ही इज़ नेम्ड द प्रिंस ऑफ दिस स्टेट या द प्रिंस ऑफ दिस प्लेस, वॉट एवर जो भी सेंटेंस है, समझ गए? जैसे हम लिखते थे कंसीडर्ड एज, इट इज़ कंसीडर्ड एज दिस, लेकिन कंसीडर्ड के बाद एज नहीं लगता। अब आप बोलते हो तो करेक्ट कर लो खुद को, इन वर्ड्स के साथ एज नहीं लगता। ही इज़ elected as the captain of the team, wrong, he is elected the captain of the team, elect के साथ भी आपका नहीं लगता है। he is appointed as the member of parliament, wrong, he is appointed the member of parliament, appoint के साथ भी as नहीं लगता। क्लियर? तो ये आपका करेक्ट यूजेस है, ये वाला रूल नोट ज़रूर करना, ये आपको हेल्प भी करेगा। तो आगे देखते हैं रूल नंबर 37 हम 38। क्या है रूल नंबर 38? इम्पॉर्टेंट वन, ये भी आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी बनाएगा। देखो क्या है, देयर आर सर्टेन वर्ब्स विच डू नॉट एग्जिस्ट इन ING फॉर्म। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, क्योंकि जनरली जब हम वर्ब्स की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी वर्ब ले लिया, पढ़ना, स्टडी, तो स्टडी की मैं ING फॉर्म बना सकती हूँ, स्टडिंग। जैसे मैं बोलूँ टीच, टीच की ING फॉर्म बना सकती हूँ, टीचिंग, राइट। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, कुछ एक्शन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम ING फॉर्म में नहीं लिखते जब वो एज वर्ब यूज़ होते हैं सेंटेंस में, ठीक है ना। तो देखो कौन कौन से हैं वो। पहला, जो फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, लव, हेट, लाइक, प्रेफर, वांट, विश। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं बोलूँ आई एम हेटिंग यू, मैं तुमसे नफरत कर रही हूँ, ये सही है, या फिर मैं सिंपल बोलूँ आई हेट यू, कौन सा सही है बताओ, फर्स्ट या सेकंड? नो, ऑल ऑफ यू विल से हम तो कभी नहीं बोलते आई एम हेटिंग यू, हम तो बोलते हैं आई हेट यू। तो वही तो बात है ना, हेट ING फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस नहीं करते, तो ये सही, ये गलत। आई एम लविंग यू, रॉन्ग, आई लव यू, right? I am liking you, wrong, I like you. I am wanting this book, wrong, I want this book, ठीक है? I am wishing of meeting him, wrong, I wish I could meet him,
ठीक है, या आई विश ऑफ मीटिंग हिम, ऐसा करके कुछ बोल सकते हैं, राइट। तो पॉइंट इज कि इनके साथ हम लोग आईएनजी नहीं लगाते। सेकंड पे आ जाते हैं सेंसेस, जो वर्ड्स हमारे सेंस एक्सप्रेस करते हैं। सेंस एज इन अपीयर, फील, हियर, सी, सीम। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोलती हूँ, आई सी यू या आई एम सीइंग यू। कभी सी को आईएनजी फॉर्म में किसी सेंटेंस में पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा होगा। मेजरली एज वर्ब तो नहीं पढ़ा होगा, एज जेरेंट सोचा जाए तो वो बात की बात है ना, तो नहीं पढ़ा होगा। तो आई सी यू इज़ करेक्ट, आई एम सीइंग यू इज़ रॉन्ग। आई एम स्मेलिंग द रोज़, नो आई स्मेल द रोज़, है ना। दिस इज साउंडिंग बैड, नो इट साउंड्स बैड। इट इज़ टेस्टिंग बैड, रॉन्ग इट टेस्ट्स बैड, है ना। तो हम इसको आईएनजी में नहीं अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्री, कम्युनिकेशन में जो यूज़ करते हैं, अग्री, डिनाई, डिसअग्री, मीन, प्रॉमिस, सेटिस्फाई, सरप्राइज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ शी वॉज सरप्राइजिंग यू, नो शी सरप्राइज्ड यू, ऐसा बोल सकते हो, है ना। अग्री, आई एम अग्रीइंग टू यू, रॉन्ग आई अग्री टू यू, ठीक है, या आई अग्री विद यू, ऐसा करके। वही चीज़ है, ये जो आप सेंटेंस वर्ड्स देख रहे हो, दे आर नॉट यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म। बिलीव, इमेजिन, नो, मीन, रियलाइज, रिकग्नाइज, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, बिलोंग, कंसर्न, डिपेंड, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये आप जनरली आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हो। अभी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग नेक्स्ट शीट पे, तो आप लोग देखना, और आप लोगों को पढ़ के ही समझ आ जाएगा कि इसको कैसे लिखना होता है। अब आपको पढ़ के ही समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ और एक्चुअल में क्या यूजेज है। देखो, फर्स्ट सेंटेंस, आई वॉज बिलीविंग वॉट ही सेड, या फिर आई बिलीव्ड वॉट ही सेड। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वर्ड्स के साथ आपने देखा होगा, बिलीव वर्ड इज़ नॉट यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म एज अ वर्ब, है ना। तो यहाँ पर सेकेंड सही, फर्स्ट रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पास एक गाड़ी है, आई एम हैविंग अ कार या आई हैव अ कार, इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस, दिस वन इज़ करेक्ट, दिस वन इज़ रॉन्ग। वो मुझ पर डिपेंडेंट है, या वो मुझ पर डिपेंड है, वट एवर, शी इज़ डिपेंडिंग ऑन मी और शी डिपेंड्स ऑन मी, तो ये गलत, ये सही। तो ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, जब हम इनको एज वर्ब यूज़ करते हैं, वो हमें आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं हम उन्हें, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूल। लिस्ट आपके पास है, आप लोग नोट्स तो बना ही रहे हैं। मैंने आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर बोला है कि अपने हैंड नोट्स ज़रूर बनाओ। इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, अभी भी आप लोग कमेंट करते हो कि पीडीएफ दे दो, पीडीएफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। खुद मेहनत करो, खुद नोट्स बनाओ जो लाइफ लॉन्ग काम आएंगे। सिर्फ पीडीएफ लेके प्रिंट निकाल लेना तो बहुत आसान है। चलो देखो, रूल नंबर 39 क्या बोला है, देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच आर ऑलवेज यूज्ड इन परफेक्ट टेंसेस। अब देखो, कई बार स्टूडेंट्स को ना टेंस को पहचानने में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादातर जो सेंटेंसेस होते हैं जो हमें टेंस के बेसिस पर आते हैं, चाहे वो ब्लैंक्स आए या फिर एरर डिटेक्शन आए, वो हमें परफेक्ट टेंसेस में से आते हैं, ठीक है। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, इन पर बेस्ड हमें सेंटेंसेस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो ऑप्शन है वो परफेक्ट वाला ही होगा? तो उसके लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। देयर आर सर्टेन वर्ड्स जिनका यूज़ सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंसेज में ही किया जाता है, और उसी का लिस्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। इसके बाद आप लोगों को परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल नहीं आएगी। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं आप लोग देख रहे हो, एवर, नेवर, येट, ऑलरेडी, नाउ, जस्ट नाउ, अनटिल नाउ, ऑलवेज, ओकेजनली, ऑफन, लेटली, रिसेंटली, सो फार, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट। ये जो वर्ड्स हैं, दीज आर द वर्ड्स विच आर
यूज्ड इन विच टाइप ऑफ टेंस, परफेक्ट टेंसेज, वेदर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, कोई भी हो तो उसमें ये यूज़ होते हैं। तो इसीलिए आपको ये वर्ड्स को पढ़ना ज़रूरी है या ध्यान में रखना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि ये जो वर्ड्स या लिस्ट मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि ING फॉर्म में नहीं है, परफेक्ट टेंस में यूज़ होंगे, इनके साथ एज लगेगा, इनके साथ एज नहीं लगेगा, ये आप लोग ऐसे क्रैम नहीं कर सकते कि मैम ने तो इतने वर्ड्स बता दिए, हम किसके साथ क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा कैसे याद रखें। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। इसीलिए बोल रही हूँ नोट्स बनाओ, जब खुद से लिखोगे ना तो दिमाग में जाएगा, है ना। और जब उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, रिकॉल करोगे, वही क्वेश्चंस बार बार देखोगे, तो एक भी वर्ड ऐसा नहीं रहेगा जो छूट जाएगा, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ इसके साथ लगना है, इसके साथ नहीं लगना है, अब मुझे याद हो गया। क्योंकि कोई चीज़ हम लोग बार बार करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हम उसमें अच्छे हो जाते हैं, ठीक, हमारे में इम्प्रूवमेंट आती है। चलो अब क्या है, आई हैव नॉट स्पोकन टू हर येट। आई हैव नॉट, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस है, येट लगा है, पहचान लिया गया। नेक्स्ट, द कॉन्सर्ट हैज़ ऑलरेडी बिगिन बाय द टाइम वी अराइव्ड। हैड, बिगन और बीच में ऑलरेडी लगा है, यहाँ येट लगा है। तो दीज आर द वर्ड्स जो क्या है, हमें क्या एक्सप्रेस करते हैं कि कोई एक्शन हो चुका है या अभी तक हो चुका है, वो हमें बताते हैं ये वाले वर्ड्स। तो इन वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा, परफेक्ट टेंसेस में यूज़ हो गया। ज़रूरी नहीं है सिर्फ प्रेजेंट में होंगे, पास्ट में होंगे या फ्यूचर में होंगे, तीनों में से कोई में भी हो सकते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं आपके लास्ट रूल पे आज की क्लास के, रूल नंबर 40। रूल नंबर 40 में हम फ्यू और लिटिल का डिफरेंस पढ़ने वाले हैं और इसके साथ ही इससे रिलेटेड कुछ वर्ड है जो हमें पढ़ने हैं। ऑलराइट, जब हम फ्यू की बात करते हैं या फिर हम लिटिल की बात करते हैं तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में, सबसे पहले ये सीखेंगे। फ्यू क्या बताता है, ऑब्वियसली कि कुछ नंबर है, तो फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है। काउंटेबल नाउन्स कौन से हो गए, वो नाउन्स जिनकी गिनती की जा सकती है, जिनको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जो लिटिल है वो किसके साथ लगता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। अनकाउंटेबल मतलब जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, लिटिल हम उनके साथ यूज़ करते हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया फ्यू और लिटिल का डिफरेंस। अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ फ्यू बुक्स, ठीक है। आई हैव अ लिटिल वाटर इन माई ग्लास, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी बुक्स हैं वो काउंटेबल हैं, वी कैन से 1 बुक 2 बुक्स 3 बुक्स 4 बुक्स ऐसा बोल सकते हैं। तो फ्यू लगा काउंटेबल नाउन्स के साथ। यहाँ पर किसके साथ लगा है, वाटर के साथ। हम कभी नहीं कह सकते 1 वाटर 2 वाटर, 1 पानी 2 पानी 3 पानी, ऐसा तो नहीं कहते, इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। तो इसके साथ हमने लगाया लिटिल, ठीक। ये हो गया मेजर डिफरेंस। नाउ यू मस्ट हैव सीन ऑन द बोर्ड कि मैंने अ फ्यू लिखा है, अ लिटिल लिखा है, लेकिन ऊपर तो मैंने सिर्फ फ्यू और लिटिल बताया। तो इसका आर्टिकल ए क्यों लगाया, क्योंकि फ्यू और लिटिल जब क्वांटिटी या नंबर एक्सप्रेस करते हैं तो कुछ अलग अलग वर्ड्स के साथ ये अलग अलग सेंस देते हैं। अलग अलग वर्ड्स मतलब अलग अलग आर्टिकल्स। तो फ्यू वाला वर्ड है उसको हम 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्यू, अ फ्यू या फिर द फ्यू। 3 तरीके से लिखते हैं, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। उसके बाद लिटिल, लिटिल को भी 3 तरीके से हम लिखते हैं, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, नॉट 3 लिटिल, द लिटिल, ठीक। इस तरीके से लिखते हैं। तो मेजरली आपको क्या करना है, इसी का डिफरेंस समझना है कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो आ जाते हैं पहले फ्यू पे। अब हमें इतना तो पता है फ्यू काउंटेबल के लिए होता है, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए होता है। तो जो फ्यू होता है वो हमें क्या एक्सप्रेस करता है, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, कोई नंबर या फिर कोई चीज़ हमारे पास है वो ना के बराबर है, नेगेटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव नंबर में है, नेगेटिव अमाउंट में है, तो उसको हम लोग फ्यू में एक्सप्रेस करेंगे कि मेरे पास ना के बराबर बुक्स हैं, फ्यू बुक्स, मेरे पास ना के बराबर दोस्त हैं, फ्यू फ्रेंड्स, ऐसा करके। लिटिल अगेन क्या बताता है, अमाउंट ही बताता है बट नेग्लिजिबल क्वांटिटी बताता है, ठीक है। ग्लास में ना के बराबर पानी है, ना के बराबर मतलब मैं पी नहीं सकता हूँ, या पानी है ही नहीं, या फिर इतना सा है कि मैं पी नहीं सकता हूँ, है ना, मेरी प्यासी नहीं बुझेगी, तो वो हो गया नेग्लिजिबल क्वांटिटी। उसके बाद अ फ्यू, अ फ्यू मतलब यूजेबल, जितना है उससे काम चल सकता है, ठीक है। आई हैव अ फ्यू बुक्स मतलब जितनी मेरे पास फ्यू बुक्स हैं, ठीक है, अभी के लिए कुछ तो है, ठीक है, कुछ तो है, मतलब थोड़ी बहुत क्वांटिटी हमारे पास है या थोड़ा बहुत नंबर ऑफ थिंग्स हमारे पास है। और लिटिल का मतलब भी यूजेबल,
कि हाँ है, कुछ थोड़ा बहुत ही सही पर है तो, ठीक है। अ लिटिल वाटर इन द ग्लास मतलब थोड़ा पानी है। द फ्यू का मतलब थोड़ा है, कम है, मेरे लिए सफिशिएंट है, जितना चाहिए उतना ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 बुक्स चाहिए तो मेरे पास 4 ही हैं, उससे ज़्यादा कम नहीं है। द लिटिल का मतलब इज सफिशेंट। द लिटिल वाटर इन द ग्लास इफ़ आई से, तो द लिटिल वाटर मतलब थोड़ा पानी लेकिन मेरे लिए सफिशेंट है। और अ लिटिल या अ फ्यू का मतलब थोड़ा बहुत जितना भी है काम चल जाएगा, ठीक है, थोड़ा तो है। तो ये ऐसी सी सेंस देते हैं सेंटेंसेज में। अब आप इतना नोट कर लो, इसके आगे मैं आप लोगों को इसकी एग्जाम्पल्स करवाती हूँ, यू कैन नोट इट, या फिर टेक अ स्क्रीनशॉट, बाद में भी नोट कर सकते हो। तो उसके बाद मैं आपको इसकी एग्जाम्पल्स करवा देती हूँ। अब ओके एवरीबडी, नाउ यू कैन सी कि आई हैव रिटन 3 एग्जाम्पल्स ऑन द बोर्ड। अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो हमने पढ़ा उसमें कौन सा वर्ड कैसी सेंस बनाता है और कहाँ क्या यूज़ होना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस है अ लिटिल और लिटिल नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। कौन सी नॉलेज हमेशा डेंजरस होगी? या तो हमें बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, नेग्लिजिबल मतलब लिटिल, या तो अगर थोड़ी नॉलेज हो तो वो डेंजरस। तो हम हमेशा कहते हैं ना कि जो कम नॉलेज होती है वो हमेशा डेंजरस होती है। या तो किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है, बात ही ख़त्म, या तो थोड़ी बहुत, या तो पूरी नॉलेज है, सही बात है, या तो फिर थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, वो हमेशा काम ख़राब करती है ना। तो थोड़ी बहुत मतलब अ लिटिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अ लिटिल आ जाएगा, क्योंकि यही डेंजरस होगी। नेक्स्ट, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई लव, सॉरी ये लव है, आई लव फ्यू फ्रेंड्स आई हैव, या आई लव द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव। मैं जो मेरे थोड़े बहुत दोस्त हैं या जितने भी दोस्त हैं मेरे, मैं उनसे प्यार करता हूँ, ठीक है। अब आई लव है तो मतलब दोस्त तो होंगे, फ्यू का मतलब तो ना के बराबर, तो यहाँ पर यही ऑप्शन आप मार्क करोगे। थर्ड सेंटेंस, देयर आर अ फ्यू ऑरेंजेस इन द फ्रिज, यू डोंट नीड टू बाय मोर, या फिर देयर आर फ्यू ऑरेंजेस। अब बोला है कि कुछ ऑरेंजेस फ्रिज में है और लाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऑरेंजेस हैं तभी और लाने की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ ऑरेंजेस हैं मतलब अ फ्यू। अगर नेग्लिजिबल होते तो फिर और लाने की ज़रूरत तो पड़ती, इसीलिए फ्यू चूज़ नहीं किया, ए फ्यू चूज़ किया। तो आई गेस ये जो हम क्वांटिटी या नंबर की बात करें कि कम है, ज़्यादा है, यूजेबल है, नेग्लिजिबल है या सफिशेंट है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फ्यू द लिटिल से रिलेटेड आप लोग क्या करिएगा कि गूगल पे करके कुछ एग्जांपल्स चेक करोगे, यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि हाँ ये सेंटेंस ये सेंस बना रहा है तो यहाँ पर इसका यूजेज होना चाहिए। मेजर यूजेज मैंने आपको बता दिया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का डिफरेंस है। ऑलराइट, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। कल हम लोग और 10 रूल्स के साथ आप लोगों की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय।